हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन, पावर एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी possessed by an object due to its position or configuration in a field is called potential energy. Potential energy is of two types: gravitational potential energy and elastic potential energy. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी energy possessed by the object due to its position above the surface of earth is called gravitational potential energy. Energy possessed by an object due to its position above the surface of earth is called gravitational potential energy. कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर रखा है, इसको h हाइट ले जाने में जो वर्क किया जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो mgh जो इसका वेट है, h ऊंचाई ले जाने के लिए जो वर्क डन है वो mgh होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू वेट into height from surface of earth. वेट है m, इसका मास है तो mg वेट है इंटू अगर हाइट h, सरफेस से ऊपर ले जाना हो तो mgh। जो ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, वो जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है जूल। जूल होता है फोर्स इंटू हाइट, यानी कि न्यूटन इंटू हाइट। फोर्स की जो mg, फोर्स का जो यूनिट होती है उसको न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू हाइट मीटर, तो ये जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम जूल भी कहते हैं। तो जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर या 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m फॉर kg मीटर kg इंटू लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर टू टी की पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। सेकंड है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possessed due to elastic quality of the substance is called elastic potential energy। मान लिया सपोज एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ है उसकी L और इससे मास ये कनेक्टेड है। अब मास का मतलब सेंटर पॉइंट ये मास का सेंटर पॉइंट है CG है। इसको मास को हमने डिस्टर्ब कर दिया x डिस्टेंस पर, हमने लेंगे इसको हमने x एक्सटेंड कर दिया। तो जो ऑब्जेक्ट इससे बाउंडेड है ये ए ऑब्जेक्ट मास m ये पजेस कर लेता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। क्योंकि जब हम इसको मास को अपोजिट साइड में पुल करेंगे तो हमें वर्क करना होगा पुलिंग फोर्स के अगेंस्ट, इसके जो है स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, और वो वर्क ही हमें इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली अगर इसको प्रेस करेंगे तब भी इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मान लिया हम इसको पुश कर दें स्प्रिंग को तो स्प्रिंग इस पर एक फोर्स लगाएगी जिसके अगेंस्ट हमें काम वर्क करना होगा। तो ये जो है इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग अभी हम देख चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है अगर उसको स्प्रिंग से जो को हम पुश या पुल करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लिया इसकी नेचुरल जो लेंथ L है, अभी कोई एनर्जी नहीं है, इसको हमने पुल कर दिया है किसी L डिस्टेंस के लिए, x डिस्टेंस के लिए, दिस इज x। तो इस पे एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी तो हमें इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, दिस इज kx, तो ये भी kx होगा। तो वर्क डन बाय kx, फोर्स kx इज इक्वल इंटू dx इज इक्वल w, टोटल dw, तो w इज इक्वल टू 0 टू x kx dx यानी kx स्क्वायर बाय 2 हाफ kx स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो 1/2 kx स्क्वायर जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी स्प्रिंग में। जो इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी, जो मटेरियल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx स्क्वायर होगी। जब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें, हमने इसको kx फोर्स को हटा दिया
तो ये मूव करेगी अपनी पहले यहाँ पर नेचुरल पोजीशन पर आएगी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और यहाँ क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई होगी ये उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि स्प्रिंग को पुश करेगी। ये भी अगर ये स्मूथ है हमारा सरफेस, इफ दिस इज स्मूथ, तो ये सिमिलर डिस्टेंस पुश करेगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी उसके बाद फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी 1 यहाँ पे 1/kx², और यहाँ जो न्यूट्रल पोजीशन पे इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस तरह से जो मैक्सिमम अगर न्यूट्रल पोजीशन पे mv² काइनेटिक एनर्जी है तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होगी 1/2 mkx², kx², हाफ से हाफ क्रॉस हो जाएगा, तो v² = k/m x², और v = k/m √x। इस तरह से जो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पोजीशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर कोई किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन पर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, स्पीड उसकी जो है क्या होगी, दिस इज नेचुरल L, ये हमारा मैक्सिमम x तक हमने पुल किया, और दिस इज x। अगर कहीं यहाँ पे हम x1 पर वेलोसिटी निकालना चाहें तो यहाँ पर इस सेक्शन 1 पर सेक्शन 1 काइनेटिक and potential energy will be there, and their sum will be equal to maximum kinetic energy or maximum potential energy। तो मान लिया एट 1 स्पीड v1, तो हाफ m v1² प्लस हाफ k x² विल बी x1² = 1/k x² या 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम v1 निकाल सकते हैं। मान लिया v1 हम x के रूप में निकालें तो 1/v v1² प्लस 1/2 kx1² = 1/2 kx², और तो हाफ क्रॉस हो जाएंगे, तो m v1² = kx² माइनस kx1² = kx² माइनस x1 का स्क्वायर। तो v1² = k/m x² माइनस x1², और v1 = k/m x² माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट। और अगर v के रूप में v मैक्स के रूप में निकालना चाहें तो 1/2 m v1² प्लस 1/2 kx1² = 1/2 m v मैक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m v1² = m v मैक्स
स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस के बाई एम x1 का स्क्वायर, और v1 इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस के बाई एम x1 का स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से हम किसी भी पोजीशन पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्सेस दो तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो जो डिस्प्लेसमेंट किया जाता है वो उसके जो डिस्प्लेस्ड किसी ऑब्जेक्ट पर अगर वर्क किया जाता है तो जो वर्क डन है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रूट पर डिपेंड नहीं करता किस रूट से जो है उसको डिस्प्लेस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया दो पोजीशन है, दो ए बी, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट P को B तक ले आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है, जो वर्क डन होगा A टू B, मान लिया सपोज वो W1 है, और अगर मान लिया कोई दूसरा रूट है, उसको इस रूट से ले जाया गया P ऑब्जेक्ट को, P ऑब्जेक्ट और ये P ऑब्जेक्ट A टू B गया, यहाँ से A टू B गया, यहाँ पे मान लिया W2 वर्क डन हुआ, और मान थर्ड कोई और रूट है, यहाँ पे W3 P इस रूट से ले जाया गया। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लगी हैं इस पे, तो उस कंडीशन में W1, W2 एंड W3 विल बी इक्वल, यानी कि जो वर्क डन है वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, न कि जो डिस्प्लेसमेंट का रूट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इनको ही हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है, जो फोर्स होता है वो माइनस डी यू बाई डी आर, जहाँ यू जो है पोटेंशियल एनर्जी है, इसके इक्वल होता है। अगर फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप है, तो देन यहाँ से हम निकाल सकते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डी यू या यू और एफ विल बी, इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आई कैप डेल्टा यू डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड के कैप। डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स मीन्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स को वेरिएबल मानते हुए हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे। ऐसे ही जो डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द यू विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी कि वाई को हम वेरिएबल और एक्स और जेड को नॉन वेरिएबल कांस्टेंट मानेंगे। उस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और तो वो एफ के इक्वल इस तरह से डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई जे कैप डेल्टा यू जेड के फोर्स के बराबर होता है।
अब नेक्स्ट जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कंजर्वेटिव एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर 3 मैग्नेटिक फोर्स। अगर फॉर एग्जांपल हम ग्रेविटेशनल फोर्स लें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे है h1 और इसको किसी h2 पोजीशन पर ले जाना है, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा mg h2 माइनस h1 वर्क डन। ये वर्क डन केवल हाइट पर डिपेंड करता है, h2 और h1 यानी कि इनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब इसको किसी भी रूट से हम ले जाएं, चाहे इस तरह से ले जाएं, चाहे इस तरह से ले जाएं, लेकिन चाहे सीधे ले जाएं, वर्क डन विल बी इक्वल टू mg h2 माइनस h1। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनमें जो है वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि रूट पर डिपेंड करता है, किस रूट से हम इसको लेके जा रहे हैं। मान लिया डिस्प्लेस कर रहे हैं, दो पोजीशन है ए और बी, कोई ऑब्जेक्ट पी है, उसको हम कुछ रास्तों से मान लिया ए बी स्ट्रेट, इस तरह से मान लिया सर्कुलर, और कोई और तीसरा रास्ता इस तरह से है। मान लिया इसको पी को थ्रू इसके ए बी रूट W1 काम करना होता है, और ये ए सी बी रूट पर W2, और ये जो है ए डी बी रूट पर ले जाने में मान लिया W3 वर्क करना होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में W1 विल नॉट बी इक्वल टू W2 विल नॉट बी इक्वल टू W3, बल्कि ये रूट पे डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्लूइड रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, दो पोजीशन है, इस रूट से ले जाएंगे तो जो वर्क डन डिपेंड करेगा वो इसके फ्रिक्शन पर भी डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो यानी कि इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और लेंथ ऑफ रूट, किस रूट से जा रही है इस पर डिपेंड करेगा वर्क डन। इसी तरह से अगर कोई सर्कुलर रूट है तो यहाँ पे भी जो हमारा वर्क डन डिपेंड करेगा वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लेंथ ऑफ रूट, किस रूट से जा रहा है उसकी लेंथ और फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई दूसरा रूट भी है तो उस पर भी वो भी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। जो फॉर इक्विलिब्रियम हम जो कंजर्वेटिव फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर
For equilibrium, F must be 0 or du by dr should be 0 or du should be 0. It means U यानी कि पोटेंशियल एनर्जी U should be constant. For equilibrium, U may be minimum, maximum और नंबर 3 कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम जो पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी equilibrium of an object are of 3 types: stable, non-stable and neutral. Depending upon PE, potential energy, equilibrium of an object may be of 3 types. Number 1 है stable equilibrium, number 2 non-stable equilibrium and number 3 neutral equilibrium. Stable equilibrium स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें अपनी पोजीशन से तो वो फिर से अपनी पोजीशन पर ही लौटाए, उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल, अगर एक बाउल है या हेमिस्फीयर है, इस पर इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है कोई ए पॉइंट है, अगर इस पर यहाँ पे सपोज एक बॉल रखी, ये यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, ये जो इक्विलिब्रियम में होगी. अब इस बॉल को अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, इसको थोड़ा सा इधर आगे की तरफ कर दिए, तो हम पाएंगे कि ये फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लौट आएगी. अगर हम दूसरी साइड में करें, इस साइड में, तो तब भी ये वापस अपनी जो इक्विलिब्रियम जो लोवेस्ट पॉइंट है उस पर आप ये आकर जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. अगर यहाँ पे एक डाटम लाइन हो, तो हमारी जो PE होती है वो होती है mgh. तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए ये H विल बी मिनिमम, H मिनिमम सबसे कम H होगा. इट मीन्स कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. अगर इसका हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, मान लिया यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ग्राफ भी कुछ इसी तरह का आएगा. ये इस एक्सिस पर हमने
पोटेंशियल एनर्जी, और ये मान लिया न्यूट्रल से R। तो जो हमारा ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का बॉल रूप में आएगा। ये हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहीं पर जब मिनिमम होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पीई स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मान लिया अब नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर इसको हम जो हमारा हेमिस्फीयर है इसको हम उल्टा कर दें और टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमारे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में खिसकाएं, पुश करें, तो ये यहाँ पे वापस नहीं लौटता है, बल्कि ये अनस्टेबल हो जाता है और ये डाउनवर्ड की तरफ आ जाता है। इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड में इसको खिसकाएंगे, पुश करेंगे, तो ये इस तरह से इस साइड में गिर जाएगा। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम जब उसको अपनी पोजीशन से किसी भी साइड में थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करें, तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ऐसे इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर P के पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन करें, मान लिया एक डाटम लाइन है ये, यहाँ से हम देखेंगे कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारी H विल बी मैक्सिमम। इट मीन्स कि PE इज मैक्सिमम। जब PE मैक्सिमम है तो इक्विलिब्रियम होता है नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो P और डिस्टेंस का अगर हम उसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसी तरह से रिवर्स बाउल के रूप में ही वो जो है आएगा, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम, अगर इधर P है पोटेंशियल एनर्जी है और ये R है, तो इस पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मैक्सिमम PE होगी। जब मैक्सिमम PE होगी तो नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और मिनिमम PE होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। थर्ड जो टाइप है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, तो वो डिस्टर्ब पोजीशन में फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में मान लिया सपोज एक ये टेबल है, इस पर अगर कोई बॉल रखी है यहाँ, इसको ये इक्विलिब्रियम में है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इस पोजीशन पे ले गए, तो हम देखते हैं कि ये इस पोजीशन पे भी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। थोड़ा और खिसकाया यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। बैकवर्ड अगर हम खिसकाएं तो भी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। जहाँ पे हमने शिफ्ट किया है, शिफ्टेड पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो इस तरह के जो इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर उसी तरह से हम डाटम लाइन के अगेंस्ट जो है PE चेक करें, तो हम देखेंगे कि सब जगह की हाइट जो है सेम है, H सब सेम है H। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, PE कांस्टेंट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब PE कांस्टेंट होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। अगर हम इसका ग्राफ खींचें,
तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा। इधर P है तो ये कांस्टेंट होगा P, इधर R है तो ये कांस्टेंट P। इस तरह से 3 तरह के इक्विलिब्रियम हुए, स्टेबल, नॉन स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। Mechanical energy of an object is the sum of its kinetic energy and potential energy. Mechanical energy of an object is equal to kinetic energy, its kinetic energy plus potential energy. जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work according to work energy theorem. अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम डी के से डिनोट करें और फोर्स F लगी है और F इंटू अगर हमने जो है डिस्टर्ब किया dx डैन कोई एक स्मॉल लेंथ, तो हमारा डी के आ जाता है F dx, इक्वेशन नंबर 1। और अगर या इसको हम dx को dr भी लिख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, F dr, F डॉट dr। पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो F फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर, या हम इसको लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस F डॉट डी आर, इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो डी के प्लस डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट प्लस एफ डॉट डी आर माइनस एफ डॉट डी आर, दिस बिकम्स 0, या डी के प्लस यू इज इक्वल टू 0 और के प्लस यू इज कांस्टेंट। दिस इज called conservation of the energy, mechanical energy. So if force acting is conservative, the sum of kinetic energy and potential energy of an object is conservative, is constant. This is called law of conservation of mechanical energy. अब अगर हम एग्जाम्पल लें, ग्रेविटेशनल फोर्स वो है पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए ग्रेविटी है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है h हाइट पर, तो यहाँ u है, u एट मान लीजिए इसको पोजीशन 1 लिखें, पोजीशन 1, u पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर इसका मास इज m, हाइट इज h, तो यह है mgh, और काइनेटिक एनर्जी इज 0, दोनों को k प्लस यू इज इक्वल टू mgh। अब मान लिया ये सपोज 1/4 हाइट ये डाउन आ गई है, मतलब ये h/4,
यहाँ पे आ गया है, दिस इज पोजीशन नंबर 2। तो पोजीशन 2 पर क्या होगा, एच हाइट डाउन आई है, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी फॉर पोजीशन 2, फॉर्मूला हम यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू 0 था प्लस 2G इंटू H/4 GH/2। तो K इज इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू M इंटू GH/2 1/4 mgh। और PE होगा यानी कि U होगा mg, जो हाइट फ्रॉम द अर्थ 3h/4, ये 3h/4 इंटू 3h/4 या 3/4 mgh। तो K प्लस U इज इक्वल टू हाफ 1/4 mgh प्लस 3/4 mgh इज इक्वल टू mgh। ये है सिमिलर है जो हमारा पोजीशन 1 पे था। अब नेक्स्ट, अगर ये हाफ डिस्टेंस मतलब हाफ यहाँ पे आ गई, दिस इज h/2, तो h बाई मतलब पोजीशन 3 हो गई है। तो फॉर पोजीशन नंबर 3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2G इंटू H/2 इज इक्वल टू GH। तो K इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर या हाफ MGH, और U इज इक्वल टू MG इंटू H माइनस H/2 इज इक्वल टू MGH/2। दोनों को अगर प्लस कर दें, K प्लस U इज इक्वल टू MGH/2 प्लस MGH/2 इज इक्वल टू MG। इस तरह से तीनों 1 2 3 तीनों पोजीशन पर जो मैकेनिकल एनर्जी आती है K प्लस U, वो कांस्टेंट MGH के इक्वल होती है। इस तरह से ये जो हमारा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, वो प्रूव हो जाता है। अब पावर, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसको अगर हम P एवरेज से डिनोट करें तो होगा W अपॉन मान लिया टाइम T। इसको हम, इसकी यूनिट वाट होती है। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, P होता है dW/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यूनिट जो ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, या इसको हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज ml स्क्वायर T⁻²/T।
एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एक यूनिट होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलो वाट आवर, शॉर्ट में लिखते हैं इसको 1 kWh। तो सबसे पहले किलो को कन्वर्ट करें तो 1 × 10⁻³ वाट आवर। 1 × 10⁻, वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड आवर। अब आवर को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर दें, 10⁻³ × J/S। आवर के होंगे 60 मिनट × 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्रॉस कर जाएगा तो ये आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से किसी हाइट h से ड्रॉप किया, तो यहाँ से टकराएगा लेकिन ये h हाइट तक नहीं जाएगा। तो जिसके कारण इसकी हाइट कम हो जाती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी हम रेस्टिट्यूशन या रेजिलेंस कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? मान लिया दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए एक बी। मान लिया ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। ये u1 वेलोसिटी से, ये u2 वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कहीं टकरा जाते हैं एक दूसरे से, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी, ये ए बी, ए की वेलोसिटी v1, बी की वेलोसिटी v2। तो कोफिशिएंट ऑफ, ये ए है ये बी, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस is the ratio of velocity of separation and velocity of approach। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा v2 - v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा u1 - u2। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक ई की वैल्यू होती है वो 1, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन E is 0, एंड अदर्स जो कोलिजन, अदर कोलिजन्स E की वैल्यू होती है वो 0 से अधिक और लेकिन 1 से कम। इस तरह से इनकी वैल्यू होती है। अब जो AIPMT
2012 का क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज यू a upon r square minus b upon r, where a and b are the constant and r is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium, the distance of particle is b upon 2a, 2a upon b, a upon b and b upon a. F is equal to minus du by dr. For stable equilibrium, F must be 0 or du by dr is equal to 0. तो u है हमारा a अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, या इसको लिख सकते हैं a आर की पावर माइनस 2 माइनस बी आर की पावर माइनस 1. तो डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस 2 a आर की पावर माइनस 3 माइनस बी इंटू माइनस 1 आर की पावर माइनस 2. ये हो जाता है माइनस 2 a अपॉन आर क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर. डी यू अपॉन डी आर must be 0, du this equal to 0, या 2a अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू b अपॉन आर स्क्वायर, या b इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 2a आर स्क्वायर, या b इंटू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, या b इंटू आर इज इक्वल टू 2a, r is equal to 2a by b. This is the distance 2a by b. तो b is the correct option. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है AIPMT 2012 का, ये भी उसी ईयर का है. ए कार ऑफ मास m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has constant magnitude p0. The instantaneous velocity of this car is proportional to t square p0, t की पावर 1/2, t की पावर माइनस 1/2 और t अपॉन m. p0 जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो होती है d, पावर जो होती है d अपॉन डी टी, या इसको हम लिख सकते हैं d f डी आर अपॉन डी टी, या f एफ आर, या डी आर बाई डी टी. दिस इज वेलोसिटी f डॉट v p0. f को हम लिख सकते हैं एम ए, मास इंटू एक्सलेरेशन v, एम वी इंटू ए, या एम वी डी वी बाई डी टी, और एम वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू p0, या वी डी वी इज इक्वल टू p0 डी टी बाई m. दो बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेट बोथ साइड्स, v डी वी इज इक्वल टू p0 बाई m डी टी. ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लिया फाइनल वेलोसिटी v है,
ये 0 टाइम से t टाइम तक। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v²/2 इज इक्वल टू p0/m t और v² इज इक्वल टू 2p0/m इंटू t, v इज इक्वल टू 2p0/m अंडर रूट इंटू t अंडर रूट। दिस इज कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की अंडर रूट या t की पावर 1/2। तो v जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो t की पावर 1/2 के। तो दिस इज द b इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मोशन इन वर्टिकल सर्किल एंड कोलिजन्स। थैंक यू।